अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है इन फोकस और मैं हूं फहद हुसैन। नाज़रीन, सियासत में 4 महीने भी एक लंबा अरसा होते हैं। यकीन ना आए तो ऑपोजिशन से पूछ लें। अभी ये 4 महीने पुरानी बात ही तो थी कि इस्लामाबाद में ऑपोजिशन के लीडर बड़े ही एहतमाम से एक नए सियासी इत्तेहाद की बुनियाद डाल रहे थे। ये 4 महीने पुरानी बात ही तो है कि मौलाना फजल रहमान और बिलावल भुट्टो और मियां शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ और दीगर नामवर और घाघ सियासतदान एक होटल के हॉल में बड़े ही जोश और खरोश से वजीर आजम इमरान खान की हुकूमत की आखिरी रसूमात अदा करने की तैयारी कर रहे थे। इस मीटिंग में खूब गर्मा गर्म तकरीरें भी हुई। मियां नवाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट को भी आड़े हाथों लिया था। एक लंबी चौड़ी दस्तावेज भी बनाई गई जिसमें इस नए इत्तेहाद के मुतालबात और नजरियात दर्ज किए गए और फिर इस इत्तेहाद को एक भारी भरकम नाम देकर एक बाकायदा तहरीक का आगाज का ऐलान भी कर दिया गया। 4 महीने गुजरने के बाद यह तहरीक नाज़रीन कुछ लड़खड़ाती नजर आ रही है। 4 महीने तहरीक इंसाफ के दरो दीवार हिलाने की बातें करने वाले अब ये कहते सुनाई दे रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंशाल्लाह ताला जमहूरी आईनी कानूनी तरीके से इस हुकूमत को घर भेज देंगे इंशाल्लाह ताला। जब हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सारे मेंबर्स को मनाते हैं, हमने हमला करना है तो आईनी और कानूनी तरीका, तो जमहूरी तरीका ये है कि हम अदम एतमाद लेकर आए। हम अपने इत्तेहादियों को इस स्ट्रैटेजी पे मनाएंगे, एक पेज पे लेकर आएंगे, फिर जितना हमारा चाय की दावतों पे इनके पसीना निकलेंगे उतना हमारा 10-10 जलसे से असर नहीं होता है। यानी वो जलसों में खड़े होकर घन घरज वाली तकरीरें, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसों में इस हुकूमत को नाअहली और नालायकी के तमगा अता करने के बाद उसे धक्के देकर बाहर निकालने के वादे और वो लॉन्ग मार्च के जरिए हुकूमत को ढेर करने के इरादे, ये सब के सब नाज़रीन गोया के इन 4 महीनों में आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होते चले गए। और अब इन 4 महीनों के बाद सूरत हाल यहां तक पहुंच गई है, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के पुख्ता इत्तेहादी जिन्होंने असली और सच्ची जमहूरियत बहाल करने के वादे किए थे और जो आए दिन बंद कमरों में बैठकर जमहूरियत की सरबुलंदी के लिए प्लान बनाते थकते नहीं थे, आज एक दूसरे से प्रेस कॉन्फ्रेंसों के जरिए बात कर रहे हैं। बिलावल साहब ने अदम एतमाद के वोट का जिक्र किया तो नून लीग के लीडर एहसन इकबाल ने यह जवाब दिया, जहां तक मुस्लिम लीग नून की सोच है, हम समझते हैं कि अगर बिलावल भुट्टो साहब के पास ऐसे नंबर्स हैं तो वो जरूर पेश करें जिससे वो तहरीक-ए-अदम एतमाद आ सकते हैं। लेकिन सेनेट के अंदर हमने देखा कि जहां नंबर्स हमारे पास थे वहां भी तहरीक-ए-अदम एतमाद कामयाब नहीं हुई थी। लिहाजा हमें एक ही रास्ता है जिस पर चलना चाहिए और वो ये है कि इस हुकूमत के खिलाफ एक फैसला कुन लॉन्ग मार्च करनी चाहिए। नाज़रीन, एहसन इकबाल साहब दुरुस्ती कहते हैं कि अब अगर अपोजिशन के पास तहरीक इंसाफ की हुकूमत को गिराने के लिए यही तरीका रह गया है तो फिर बेहतर है कि सुलह ही कर लें, क्योंकि ना ही अपोजिशन की जमातों के पास कौमी असम्बली में जो है वो इतने नंबर्स हैं कि वो वजीर आजम को लीडर ऑफ द हाउस की कुर्सी से हटा सकें और न ही उनके पास इतने नंबर आने का कोई वाज़ेह इम्कान है। हुकूमती इत्तेहादी काफ लीग और MQM आए दिन वजीर आजम से नाराज तो हो जाते हैं, मगर इस वक्त वो मुकम्मल तौर पर इत्तेहाद में शामिल हैं और कहीं जाने का इरादा बज़ाहिर नहीं रखते। बल्कि नाज़रीन, काफ लीग और तहरीक इंसाफ में तो अब सेनेट में पंजाब की सीट के हवाले अंडरस्टैंडिंग भी हो गई है। वैसे ये भी हसन इकबाल साहब की बात दुरुस्त है कि सेनेट चेयरमैन सादिक संजरानी के खिलाफ जब अपोजिशन अदम एतमाद का वोट करने गई थी तो तब तो उनके पास वाज़ेह अक्सरियत थी, नंबर्स भी थे, मगर फिर भी नाकामी उनका मुकद्दर बनी क्योंकि वोट टूटे और खूब टूटे और ऐसे टूटे जैसे अपोजिशन के सुहाने ख्वाब। चुनाचे अगर अदम एतमाद भी मुमकिन नहीं और इस्तीफे भी मुमकिन नहीं और धरना भी मुमकिन नहीं, तो फिर नाज़रीन अब जो भी तब्दीली आनी है क्या वो अगले इलेक्शन में आनी है? ये कोई देर पा इत्तेहाद मुझे दिखाई नहीं देता। बिलावल भुट्टो जरदारी ने
जो एक मौक़िफ़ अख्तियार किया है, वो कह रहे हैं कि हमें अदम एतमाद की तहरीक लानी चाहिए। तहरीक इंसाफ और उसके जो इत्तेहादी हैं, इंशाअल्लाह हम उसका मुकाबला करने की पोजीशन में हैं और इंशाअल्लाह उस तहरीक को हम शिकस्त देंगे। अब इससे एक चीज़ वाज़ेह हो गई, जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आप कहते हैं कि हम तहरीक अदम एतमाद लाएंगे, यानी कि आपने इमरान खान साहब को आईनी तौर पर वजीर आज़म तस्लीम कर लिया है। अब ये सूरत हाल किसी से ढकी छुपी तो है नहीं। हाँ, अपोजिशन के लोग उसको घुमा तो सकते हैं और अपनी इस 4 महीने की तहरीक के कुछ फवायद तो गिनवा सकते हैं, मगर दर हकीकत उनकी भी अक्सरियत ये समझ चुकी है कि पीडीएम की तहरीक अपना हदफ हासिल करने में काफी हद तक नाकाम रह चुकी है। हाँ, कल कोई ऐसी पेशरफ्त हो जाए जिससे पूरी की पूरी सूरत हाल जो है वो तब्दील हो जाए तो उसके बारे में तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, मगर फिल वक्त पाकिस्तानी सियासत में जो ये 4 महीने पहले उबाल आया था वो अब झाग की तरह बैठता हुआ नजर आ रहा है। पीडीएम को आखिरी पैगाम देना चाहता हूँ, इस लॉन्ग मार्च में भी सोचो, थोड़ा बहुत आपका पर्दा रह जाएगा। जो लाहौर का जलसा हुआ है और जो इस्लामाबाद में इलेक्शन कमीशन के बाद हुआ है, उसके बाद आपकी पोजीशन बड़ी कमजोर है। मैं नहीं चाहता कि आप एक्सपोज हो जाएं। 3 इशू पर आप पीछे हुए हैं, इसी तरह आप लॉन्ग मार्च पर भी रिकंसिडर करें, आपको कुछ नहीं मिलेगा और इमरान खान इंशाअल्लाह 5 साल पूरे करेगा। इन हालात में नाज़रीन 2 ही बड़े सियासी सवाल अपने जवाब के मुंतज़िर है। पहला सवाल, पीडीएम से क्या कोताही हुई, क्या गलती हुई, और दूसरा सवाल, अब आगे क्या होगा। आज मैं इन दोनों सवालों से निपटने की कोशिश करूंगा इस ब्रेक के बाद एक ऐसी शख्सियत से जो इन हालात और वाकयात को बड़े गौर से देख रही है। स्टे विद अस। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। गुफ्तगू में कर रहा था कि किस तरीके से 4 महीने में पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल जो है वो बहुत हद तक तब्दील हुई है। जहां से पीडीएम ने शुरू किया था, जो उनके अहदाफ थे, जो उनके अज़ाइम थे, जो उनके प्लान थे, वो उस तरीके से तो जो है वो डेवलप नहीं हो सके, मटीरियलाइज नहीं हो सके। और शायद ये कहना गलत ना हो कि आज हुकूमत की पोजीशन जो है वो शायद कुछ हद तक पहले से भी मुस्तहकम है। अब सवाल ये पैदा होता है, जो मैं ब्रेक से पहले आपके लिए छोड़ के गया था, कि ये क्यों हुआ, क्या हुआ, क्या इसमें से अपोजिशन जो है वो उस तरह के सबक जो है वो अखज़ कर सकती है जिसकी बुनियाद पे वो आने वाला जो वक्त है, जो महीने हैं, जो साल है, उनमें अपनी सियासत का रुख जो है उसको कुछ हद तक बेहतर कर सके। मिस कैलकुलेशन क्या हुई, किसी ने किसी को दगा दिया, या शायद अपोजिशन ने जो उनकी अपनी स्ट्रेंथ थी उसको थोड़ा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट कर लिया, या वो गवर्नमेंट को रीड नहीं कर पाए, या वो एस्टैब्लिशमेंट को रीड नहीं कर पाए। ये तमाम सवाल हैं जिनका जवाब जानना ज़रूरी है। इसलिए मैंने दावत दी आज एक ऐसे मेहमान को जो इस सारी सूरत हाल को बड़े गौर से देखती हैं, बहुत अरसे से पाकिस्तान की सियासत पर उनकी गहरी नज़र है, अपना ज़बरदस्त प्रोग्राम करती हैं आज टेलीविज़न पे, और कॉलम नवीस हैं, इंटरनेशनल वेबसाइट्स पे अपना कॉलम लिखती हैं जो बहुत पढ़ा जाता है। बात मैं कर रहा हूँ जनाब आसमा शिराजी साहिबा की। आसमा, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा, ये जो मैं आसमा बात कर रहा था, ये बात, अच्छा पहले तो मुझे ये बताएं, आप अग्री करती हैं, मतलब मेरा ये तज्जिया है कि पीडीएम से गड़बड़ हो गई है, वो नहीं अच्छी सियासत नहीं कर पाए, कामयाब सियासत नहीं कर पाए। पहले तो आप इस बुनियादी नुक्ते से आप इत्तेफाक करती हैं? बहुत बहुत शुक्रिया फहद साहब। मैं थोड़ा सा इख्तलाफ इससे करती हूँ, क्योंकि जहाँ तक तहरीकों का है, बहुत सारी तहरीकें पाकिस्तान में चली हैं। आपने ये एआरडी देखी होगी, इससे पहले एमआरडी देखी होगी, हमने पढ़ा, और एआरडी तो कवर भी की। तहरीकें हमेशा इसी तरह से चलती हैं, मतलब किसी जगह पे आपको थोड़ा हल्का होना पड़ता है, कहीं तेज होना पड़ता है, कहीं पे पॉलिसीज को देखना पड़ता है। लेकिन एक बात जो कि मैं आपके साथ इत्तेफाक करूंगी कि जितने भी नाकामियों के बावजूद, यानी जो इस हुकूमत के खाते में आती है नाकामियां, वो शायद पिछली किसी भी हुकूमत या तहरीकों के दौरान अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से वो नाकामियां नजर नहीं आती हैं, जो कि इस वक्त हुकूमत के पास, यानी महंगाई है और एक अफरात ज़र की बहुत खराब सूरत हाल है, मईशत बहुत खराब है, और फिर उम्मीद नहीं है। तो मेरे ख्याल में नाकामी अगर देखा जाए, या पीडीएम की किसी हद तक नाकामी देखी जाए, तो वो उनकी वो उम्मीद बढ़ाने की जो आवाम के साथ थी, वो शायद पहले की निस्बत
उसमें कहीं ज्यादा कमी वाकई हुई है। जो पिछली जितनी भी तहरीकें हमने देखी, ये अपोजिशन जो है अवाम को एक उम्मीद नहीं दे पाई है अभी तक, जो कि अभी बनती थी, जरूरत से ज्यादा बनती थी। तो उस एतबार से तो मैं आपसे मुत्तफिक हूँ, लेकिन जो सूरत हाल वैसे है कि अगर एक रिजीम को देखें और जिस तरह की एक हाइब्रिड सिस्टम है उसमें अगर आप देखें तो ये अपोजिशन अपने तई जो कर रही है आहिस्ता आहिस्ता अपने अहदाफ की तरफ बढ़ना चाहेगी, बढ़ रही है। उसमें प्रॉब्लम्स हैं क्योंकि 11 या 10 जमातें जो हैं उनका एजेंडा मुख्तलिफ है, उनकी सोच, उनका नजरिया, उनका नुक्ता नजर, उनकी जो एक नजरियाती तकसीम है वो अपनी जगह पे बहुत ज्यादा है। उसके बावजूद पीडीएम जो है वो एक प्लेटफॉर्म पे खड़ी है, उसमें इख्तलाफ राय आता है, लेकिन वो इख्तलाफ राय जो है वो बाद में खत्म हो जाता है। मसलन अभी तहरीके अदम एतमाद वाली जो बात आ गई है सामने, जो बिलावल भुट्टो साहब ने की है, पीएमएलएन उसके ऊपर मुत्तफिक नहीं है और हमारी जराए से बात बहुत सारी, लेकिन जाहिर है कि वो आगे जाके देखना है कि किस तरह से पीपल्स पार्टी कन्विंस करती है सेनेट इलेक्शंस और जो इस्तीफों का मामला है उसके हवाले से उसकी तरह। अच्छा, इसमें देखिए आपकी बात दुरुस्त है कि तहरीक कोई भी तहरीक हो उसको यानी चंद महीनों की मुद्दत में जो है वो उसके ऊपर फैसला नहीं करना चाहिए कि वो कामयाब हुई या नहीं हुई। लेकिन शायद ऐसा तो नहीं, देखिए मुझे ये समझ आती है आसमा कि जिस तरीके से इन्होंने अपने जो अहदाफ का तयन किया और ये कहा कि हम हुकूमत गिराने आ रहे हैं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो नया साल नहीं देख पाएगी, हम बॉयकॉट करने जा रहे हैं, हम इलेक्शन नहीं होने देंगे, हम सेनेट का जो इलेक्टरल कॉलेज है उसको तोड़ देंगे, हमारी लॉन्ग मार्च होगी, धरना होगा। यानी ऐन मुमकिन है कि जो इन्होंने अपने लिए टारगेट सेट किए वो शायद ठीक नहीं थे। यानी अगर वो ये एक लॉन्ग टर्म टारगेट सेट करते हैं कि हमने जिस तरीके से जमहूरियत चल रही है पाकिस्तान में उसकी इस्लाह करनी है, उसको ठीक करना है, हकीकी जमहूरियत वापस लानी है, लोगों का शऊर बढ़ाना है, अगर इस तरह की बातें करते हैं तो शायद उनका जो जिस तराजू में उन्हें तोला जा रहा है वो मुख्तलिफ होता। ये तो नहीं गलत कर दिया उन्होंने टारगेट सेटिंग ठीक नहीं की अपनी। मेरे ख्याल है कि उन्होंने टारगेट सेटिंग ठीक की, मगर उसमें उनको लाएअमल अभी तक नहीं मिल पाया है। वो जो लाएअमल उनको बनाना था वो उसके लिए वाजे नहीं है। एक वाजे एजेंडे के ऊपर एक गैर वाजे लाएअमल है जिसके ऊपर अपोजिशन खड़ी है। मसलन हुकूमत घर भिजवाने का सबका एजेंडा है, सिविलियन बालादस्ती का है, लेकिन एक जो तहरीक सब चीज़ों से मुख्तलिफ इसको करती है वो इससे पहले पाकिस्तान में नहीं रही, वो है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया। वो जो मुखालिफ बयानिया है इस्टेब्लिशमेंट का, उसके ऊपर ये सारी जमातों का 1 पॉइंट एजेंडा है। उस 1 पॉइंट एजेंडे को अचीव करने के लिए जाहिर है कि इनको अपना गोल्स जो है वो बनाने हैं, और अगर कहीं ना अगर ये हुकूमत मुखालिफ सिर्फ होता तो शायद इनको कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाती और इन हाउस चेंज हो या जिस तरह से भी ये तब्दीली चाहते हैं ये शायद उसकी तरफ जो है गामजन हो सकते हैं। लेकिन चूंकि इनको वो सपोर्ट नहीं है, सब एक ही पेज पे यानी एक पेज की हुकूमत है, लिहाजा इनको उसके अहदाफ हासिल करने में बहुत ज्यादा मुश्किलात पेश आ रही हैं। मगर अच्छा, एक बात ये जो अहदाफ हासिल करने में मुश्किल उनको पैदा हो रही है उसकी शायद एक वजह यह है कि ये शायद ये भी उस तरीके से बाकायदा तौर पर तयन नहीं कर पाए कि हमने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ की तहरीक चलानी है जो कि मियां नवाज शरीफ कहते रहे, या हमने इस्टेब्लिशमेंट और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान एक स्पेस क्रिएट करनी है जिसके जरिए अपोजिशन जो है वो उसके अंदर घुस सके। अगर दूसरा हदफ था तो फिर अपोजिशन फिर इस्टेब्लिशमेंट को अपने साथ मिलाना जरूरी था और इमरान खान साहब से दूर करना जरूरी था। यहां भी कंफ्यूजन हुई कि कोई कुछ कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था, तो ये कंफ्यूजन भी है जिसका आप जिक्र कर रही हैं। बिल्कुल ये कंफ्यूजन बरकरार है। मसलन जब मियां नवाज शरीफ ने पहले जलसे के अंदर तकरीर की तो उस वक्त अपोजिशन खास करके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम नाम लेने की फेवर में नहीं है, और उसके बाद फिर जो पैदल पे जो तकसीम नजरियात की आती चली गई। और अभी भी अगर आप बार बार इस पे इसलिए बात कर रही हूँ कि बिलावल भुट्टो साहब ने अचानक नहीं कह दिया कि आप तहरीक अदम एतमाद जो है उसको लाने की जरूरत है। इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये सोच रही है कि उनको कोई सपोर्ट चाहिए और वो सपोर्ट चाह के इस हुकूमत को गिरा के फिर अगले इलेक्शंस की तरफ जो है वो बढ़ना चाहते हैं। तो अगर यही तरीका है कि किसी भी हुकूमत को गिरा के आप जाएं तो फिर तो आपको इलेक्शन के फौरन बाद ये कर देना चाहिए था। ये तो बहुत मुमकिन था, ये हो सकता था, और फिर क्या आपके ऊपर दोबारा से सिलेक्शन का धब्बा नहीं लगेगा। ये तरीका भी जो है वो अभी अपोजिशन इसके ऊपर भी क्लियर नहीं है कि आया उनको हुकूमत गिरानी है पहले या उनको निजाम के खिलाफ चलना है। निजाम के खिलाफ वो लॉन्ग टर्म बुनियाद के ऊपर चल रहे हैं और शॉर्ट टर्म की पॉलिसी उनके पास मौजूद नहीं है। बिल्कुल, और शायद यही वजह थी आसमा के ये जो आपने शुरू में कहा कि
कुछ हद तक जो है वो आपके आपके ख्याल में ये तहरीक, इस तरह की तहरीक ज़रूरी होती है क्योंकि एक हाइब्रिड सिस्टम है, ये बात दुरुस्त है। और ये बात भी यानी कि मैं आपसे इत्तफाक करूँगा कि अगर अपोजिशन जो है वो इस तरह के जो है वो टारगेट्स लेकर चल रही है कि उसने माशरे सियासी निज़ाम जो है उसमें बेहतरी लानी है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर वो हुकूमत को हटाने में नाकाम रहती है, जो कि अभी तो लग रहा है, यानी मुझे तो नज़र नहीं आ रहा, बल्कि चले मैं आपसे यही सवाल कर लेता हूं, मुझे नहीं नजर आ रहा कि हुकूमत को आपको फौरी खतरा है, लॉन्ग मार्च हो या ना हो। अब आप यानी मेरे से इत्तफाक करेंगे या आपको लग रहा है कि अभी भी खतरे की घंटियां हैं? नहीं, बिल्कुल मैं आपसे इत्तेफाक करती हूँ कि हुकूमत को कोई भी खतरा मौजूद नहीं है, लेकिन सिस्टम को खतरा जरूर मौजूद है। सिस्टम से मुराद मेरी उस पूरे निज़ाम का ढांचा जो कि उम्मीद और माशरे और आवाम के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, उसको बहुत ज्यादा खतरा है। और जब पॉलिटिकल पार्टीज इसकी बात करती हैं कि अगर ये हुकूमत ना गई तो निज़ाम के लिए प्रॉब्लम होगा, तो उनका मकसद यही है कि सिस्टम के अंदर से कोई होप मिलनी चाहिए आवाम को, जो कि नजर नहीं आती। कहीं ना कहीं जो पावर सर्कल्स हैं, पावर कॉरिडोर्स हैं, उनके अंदर भी ये बात जरूर उस पर गौर किया जा रहा होगा कि ये हुकूमत जो कि डिलीवर नहीं कर पा रही है, अगर अवाम को इसकी और आगे की नजर नहीं आता उनको कि ये यहाँ पे कोई तब्दीली आ सकती है या होप नहीं मिलती है, तो इसका मतलब ये है कि निजाम के अंदर दरारें पड़ेंगी और उसका मुतहम्मिल पाकिस्तान नहीं हो सकता है। उसके ऊपर मेरा ख्याल है अपोजिशन को एक पूरी क्लैरिटी के साथ आना पड़ेगा और बहुत जल्द आना पड़ेगा। और इसी तरह से एस्टेब्लिशमेंट को भी वो क्लैरिटी, वो एनवायरनमेंट जरूर देनी पड़ेगी जिसमें कि सारी सियासी जमातें सांस ले सकें और वो अपना अपना लाएअमल दे सके। जहां तक हुकूमत की परफॉर्मेंस है, वो उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज है और यही वो परफॉर्मेंस है जिसकी बुनियाद पे आगे जाके दिन ब दिन अपोजिशन नाकाम हो या कामयाब हो, हुकूमत कमजोर तरीन होती चली जाएगी। और बदकिस्मती से खुदा ना करे, लेकिन उसके साथ साथ निजाम भी और रियासत भी कमजोर होती चली जाएगी। तो ये वो सारी चीजें जिसको कि बहुत मद्देनजर रखना चाहिए और पावर कॉरिडोर्स को इसके ऊपर जरूर नजर रखनी चाहिए। फाइनली आपको उसी पे पढ़ना पड़ेगा कि या आप अवाम की राय को सामने लेके आए या आपको फौरी तौर पर अवाम को कोई तब्दीली जो है वो देनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक है। आसमा शिराजी, बहुत बहुत शुक्रिया, हमें ज्वाइन थी, अपने ख्यालात का इज़हार करी थी। देखिए, अभी ब्रेक से पहले नाज़रीन फिर मैं इतना आपके सामने ये कहता चलूँ, क्योंकि उसके बाद फिर हमने इसी से जुड़े हुए एक मौजू पे बात करनी है कि ये जो फौरी जो पहला राउंड था जिसमें ये हुकूमत को गिराना चाह रहे थे, वो तो बज़ाहिर तो वो ख़त्म हो गया। आज जो आप सियासतदानों के बयानात भी सुने, अपोजिशन की जो जमातें हैं उनमें जो तजाद आ रहा है, जो शुरू में मैंने आपको दिखाया था कि अब ये नौबत आ गई है कि पीपल्स पार्टी और PMLN जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए आपस में गुफ्तगू कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने हुकूमती वज़रा के जो बयानात हैं वो भी सुन लिए, यानी वो भी एक फातिहाना किस्म की मुस्कुराहट उनके चेहरों की जीनत बनी हुई है, क्योंकि उन्हें भी नज़र आ रहा है कि इस वक्त उनके ऊपर कोई ख़तरा नहीं है। लेकिन इशू ये है कि अगर हुकूमत की समझ रही कि सब अच्छा है और वो PDM को शिकस्त फाश दे चुके हैं और अब उनकी राह में कोई हायल नहीं है और अगले 2-2.5 साल वो दंदनाते फिरेंगे, तो शायद मैं उनकी याद दहानी कराना चाहूँ कि उनका PTI का अभी एक दुश्मन बाकी है और वो है PTI। कैसे? ब्रेक के बाद। नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदेद। किसी दानिश्वर जमाने में कहा था कि PTI को सिर्फ PTI से ही खतरा है। PTI इस बात को साबित करने पर तुली हुई है, यानी PDM को तो जरूर अपनी गलतियों से सबक सीखने की कोशिश करनी चाहिए और ऐन मुमकिन है कि वो कर भी रही होगी, मगर तहरीक इंसाफ ने कम से कम 2 इशूज को मिस हैंडल करके पाकिस्तानियों को परेशान कर दिया है। फॉरेन फंडिंग केस अब तेजी से आगे बढ़ रहा है। तहरीक इंसाफ पर उनके एक बानी मेंबर ने यह इल्जाम लगाया था कि पार्टी ने अपनी तमाम बैरूनी फंडिंग जाहिर नहीं की और उस हवाले से वो इलेक्शन कमीशन के कवानीन की खिलाफ वर्जी के हवाले की जो है वो मुर्तकिब ठहरती है। इस मामले को अब नाज़रीन 6 साल मुकम्मल हो गए हैं। इन 6 सालों में तहरीक इंसाफ ने सर तोड़ कोशिश की है कि मामला आगे ना बढ़े और जमात के वकीलों ने इल्तवा का हरबा बार बार इस्तेमाल किया है, मगर कब तक? तहरीक इंसाफ ने इस हवाले से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है और मारती ही जा रही है। इससे शक व शुबहात ने जन्म लिया है कि तहरीक इंसाफ क्या छुपाना चाह रही है, क्या वाकई उसकी फॉरेन फंडिंग में कुछ गड़बड़ है? दूसरा इशू नाज़रीन जिसको तहरीक इंसाफ ने खामखा मिस हैंडल किया है वो है ब्रॉडशीट का मामला।
वजीर आजम ने एक अच्छा फैसला किया कि बरतानवी जज का जो फैसला था उसको पब्लिक कर दिया, मगर उसके बाद इंक्वायरी कमीशन का सरबराह एक ऐसे शख्स को लगाना जिसका वाज़ेह कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये कहां की अक्लमंदी थी। ऐन मुमकिन है कि इन दोनों इश्यूज पर तहरीक इंसाफ जो है वो बच बचाकर निकल जाए और सरकारी धौंस से अपनी बात मनवा ले, लेकिन जो नुकसान इस मिस हैंडलिंग से तहरीक इंसाफ ने अपनी साख को पहुंचाया है और उसका अजाला जो है नाजरीन वो इतना आसान नहीं होगा। इसकी वजह पता है क्या है? वजह यह है कि तहरीक इंसाफ ने अपना तशख्खुस एक आम सियासी जमात वाला नहीं बनाया था। उसने सियासत इस बुनियाद पर करने का दावा किया था कि वो इक़्तिदार के लिए नहीं बल्कि इस्लाह के लिए सियासत में कूदी है। तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स जो हैं वो अपने लीडर को ऐसी ही नजरों से देखते हैं कि वो छोटी छोटी उनकी सियासी ख्वाहिशात जो हैं वो उनसे बालातर होकर फैसले करेंगे जो हर हवाले से सही फैसले होंगे। मगर नाज़रीन, इन दो इश्यूज को जैसे तहरीक इंसाफ ने हैंडल किया है, इसने पूरी कोशिश की है कि वो ये साबित करे कि वो भी एक आम इक़्तिदार वाली पार्टी है जिसका हदफ ऑपोजिशन को नीचा दिखाना है, चाहे उसमें सही और गलत की तफरीक जो है वो खत्म हो जाए। तहरीक इंसाफ ने ये जो इस टहनी और उस शाख को काटना शुरू कर दिया है जिस पर वो खुद बैठी है, इससे शायद वो उस वक्त पीडीएम से तो जीत जाए इस वक्त, मगर अपने से शायद हार जाए। ये क्या वजह है, क्यों ऐसे हो रहा है? मैं ये सवाल रखता हूं अपनी एक कॉलीग के सामने जो इन मामलात को बड़े अच्छे तरीके से फॉलो भी करती हैं, क्योंकि वो एक बड़ा ज़बरदस्त अपना शो करती हैं और कॉलम नवीस भी हैं। बात मैं कर रहा हूं जनाब मारिया मेमन साहबा की। अस्सलाम वालेकुम मारिया। शुक्रिया फाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये क्या वजह है, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने को हराने पे क्यों तुली हुई है? क्या कोई अंदर कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफॉल्ट है? फहद साहब, इसके लिए जो ना हमें सबसे पहले बुनियादी तौर पे एक चीज ये देखनी होगी कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किसी भी किस्म की क्राइसिस को मैनेज करने की, सॉल्व करने की, और खास तौर पे अगर वो पॉलिटिकल नौयत का हो तो क्या वो सलाहियत मौजूद है? इसका जवाब जो है ना हमें कुछ ऐसे माइलस्टोन इवेंट्स के अंदर ढूंढना होगा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दूसरी उठान है 2011 उसके बाद से हमें सामने देखने को नजर आए, जिसमें उनके मुखालिफिन भी इल्जाम लगाते हैं और उनकी अपनी जमात के अंदर से भी जो डिस्ग्रंटल्ड लोग हैं उस बात की जिसे कहते हैं कंफर्म करते हैं। 2011 में दोबारा से इस जमात का उठ के सामने आना, फिर इनकी जो ये उठान है एक तरीके से मेन स्ट्रीम नैरेटिव के अंदर आना, फिर हुकूमत में इलेक्शंस का में हिस्सा लेना, इलेक्शंस के अंदर कैंडिडेट सिलेक्शन से लेके पॉलिटिकल स्ट्रेटजी तक, उसके ऊपर जो है लोग ये इनके बात करते हैं कि शायद ये तमाम मामला इनके अपने हाथ में नहीं थे। इलेक्शन जीतने के बाद हुकूमत जो बनाना, उसके अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खुद की कितनी सलाहियत यूज हुई है और कितनी मददगार जो उनके हैं उनकी सलाहियत यूज हुई है। कोई पॉलिटिकल क्राइसिस आता है, फॉर एग्जांपल मौलाना साहब जब यहाँ पर आए थे तो क्या तहरीक इंसाफ ने वो खुद क्राइसिस सॉल्व किया था? नहीं। सेनेट इलेक्शन के अंदर जब उनको कुछ मुश्किलात पेश आ रही थी तो क्या खान साहब ने किसी पॉलिटिकल एंटिटी के जरिए ये तमाम मामलात खुद उनको लीड करके सॉल्व किया था? इसका जवाब है नहीं। सो मेरा जो एक हम्बल सी रिक्वेस्ट है वो ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पॉलिटिकल क्राइसिस मैन्युफैक्चर अगर हो भी जाए कहीं और से तो उसको तूल देने में या अपनी मर्जी से खुद पॉलिटिकल क्राइसिस मैन्युफैक्चर करने के अंदर की तो सलाहियत इनमें बहुत ज्यादा मौजूद है। पॉलिटिकल क्राइसिस को सॉल्व करने में, मैनेज करने की सलाहियत इन्होंने आउटसोर्स की गई है और वो ला वालीपन, वो पॉलिटिकल जो मैनेजमेंट की कमी है जो कोई आउटसोर्स एंटिटीज इनके वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये जहां आउटसोर्स की है वो मैं ना पूछूं ना आपसे, वो तो ना पूछूं, वो हम सबको मालूम है, वो आई थिंक हम सबको मालूम है इसमें अगर कोई, हाँ बिल्कुल। ओके, अच्छा अब देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है नाज़रीन, ये जो मारिया बात करी थी ये बिल्कुल आप सही कह रही हो। मुझे भी ये लगता है कि इन जो एक बिल्कुल खास खालिस किस्म की जो एक सियासी सोच होती है, सियासी हिकमत अमली होती है, उसकी कमी है। और ख़ास तौर पे मैं अगर थोड़ा सा आपकी बात को भी आगे बढ़ाऊं मारिया, तो जहां पे पंजाब के हवाले से तो इनके पास एक बहुत बड़ा कोई उसे कहते हैं ना डीप पॉलिटिकल थिंकर या पॉलिटिकल ऑपरेटर, वो वाकई में इनके पास नहीं है। एक रोल जो जहांगीर तरीन साहब अदा किया करते थे इस जमात में कि बिल्कुल ऊपर से तमाम चीज़ों को संभाला हुआ है और एक पॉलिटिकल जो हर एंगल से चीज़ों को देख रहे हैं, उस तरह की शख्सियत मुझे लगता है कि इमरान खान, वज़ीर आज़म इमरान खान के आसपास
नहीं है, और जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं उनका गलबा ज्यादा है, उनका इन्फ्लुएंस ज्यादा है, तो शायद वो डीप पॉलिटिकल स्ट्रेटेजाइजिंग जो है वहां पे इनको प्रॉब्लम हो रहा है। इसलिए क्योंकि फाद साहब इन्होंने पहले ये कोर प्रिंसिपली इसको तय कर लिया है कि जो पॉलिटिकल क्राइसिस है, जो पॉलिटिकल मैनेजमेंट है, ये हमने नहीं करनी है। बिकॉज इसके अलावा कोई और वजह समझ में नहीं आती कि आप पंजाब के अंदर एक बुजदार जैसा वजीर आला लगाकर वहां पर इतने प्लेइंग फील्ड ऑपोजिशन को क्यों दे देंगे, या वहां पर जो है आप अपने तमाम इश्यूज जो हैं वो नॉन इलेक्टेड लोगों के जरिए सॉल्व करने की कोशिश क्यों करेंगे। अभी अब मैं आपको हजारा क्राइसिस के बारे में बात बता दूं, ये मामला 48 घंटों में सॉल्व हो सकता था, लेकिन अगेन ना अहलियत है, जो एक लाउबालीपन है उसमें इस क्राइसिस को तूल दिया गया और उसको 7-8 दिन तक खींचा गया। देखिए ये इशू पीपल्स पार्टी के सामने भी आया था और उन्होंने उसको वो उससे बेहतर वो भी सॉल्व कर सकते थे, उन्होंने 72 घंटे लगाए, इन्होंने कोई 7 दिन लगा दिए। सो व्हाट आई एम सेइंग इज कि इनकी शुरू से ही डेलीगेट किया हुआ है इन्होंने कि भाई कौन से काम हमने करने हैं और कौन से काम हमने नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल नवाज शरीफ साहब जब आकर तकारीर करते थे तो ये तय था पीटीआई ने कि भाई हमने इनका किसी तौर पे शुरू में जवाब नहीं देना क्योंकि ये हमें एड्रेस नहीं किया जा रहा, और वो कह रहे थे ये जिसका मामला है वो खुद ही इसको देख ले, वो खुद ही इनसे डील कर ले। वो तो बाद में फिर कुछ अंदर से उन्होंने कहा जी अब हमें चूंकि ये प्रेशर बहुत बढ़ा है तो हमें टेक ऑन करना चाहिए पीएमएलएन के नैरेटिव को, तो कुछ इश्यूज पे ये आउटसोर्स एंटिटीज की तरफ खुद ही देखते हैं कि भाई ये आपने करना है, ये हमने करना नहीं। लेकिन ये लेकिन ये जो ब्रॉडशीट का मामला है, जिस तरीके से अब ये जो उनके सरबराह जो उनको लगाया गया, अब ये देखिए यानी मेरा ये मानना है कि ये बड़ी सुनहरी मौका था। ब्रॉडशीट में तहरीक इंसाफ के खिलाफ तो कोई ज्यादा मवाद नहीं है, उनके तो ये हक में जाता था कि वो इस तरह का एक कमीशन बनाएं जिसमें कोई उंगलियां ना उठाए, ताकि वो कमीशन जब उसके अंदर से वो चीजें निकाले जो उनके मुखालिफिन पे जाती हैं, दीगर लोगों पे जाती हैं, तो लोग कहें वाह वाह बिल्कुल सही बात है। ये फिर एक उन्होंने यानी कि एक सेल्फ गोल कर दिया कि खामा की कंट्रोवर्सी खड़ी कर दी। बिल्कुल सही बात है, और ये किसी भी जी शोर इंसान को समझ में नहीं आ रही बात कि भाई ये तो चीजें रोजे रोशन की तरह यहाँ है ना कि ये जो 3 नकात है ये फैक्चुअली करेक्ट है। अगर हम इंटेंट पे या किसी और इशू के ऊपर ना भी जाए, उसको निकाल दें साइड पे, मतलब हम सबकी अपने कोर बिलीफ और ओपिनियन है, इंक्लिनेशन है, चले वो भी छोड़ दें, लेकिन फैक्चुअली ये 3 बातें जो हैं ये समहाउ एट सम पॉइंट ऑफ टाइम ये हॉन्ट करती हैं आगे जाके जब केस आगे बढ़ेगा। हैविंग सेड दैट आई थिंक फाद साहब ऑपोजिशन की नाअहली, ऑपोजिशन जितनी पॉलिटिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है, फिर कुछ फाइनेंशियली भी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके ऊपर जो है खान साहब इस वक्त बैंक कर रहे हैं। मतलब इससे आदि भी आउटरेजेस कुछ काम फॉर एग्जांपल इससे पहले रिजीम में हुए होते, तो अगर खान साहब खुद ऑपोजिशन में होते तो अभी तक मतलब तबाह बर्बाद, मतलब ब्रॉडशीट के ऊपर अगर ये अब रिवर्स कर रहे हैं ना चीजें, अगर इक्तदार में पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी होती तो हर रोज खान साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस खुद करते, वो मोबिलाइज करते, वो एजिटेशन करते, वो नैरेटिव सेट करते, जिसका बिल्कुल सलाहियत इस वक्त ऑपोजिशन में दिखाई नहीं दे रही। यू हैव टू सी कि पनामा सिंगल हैंडेडली पिटीशन भी लेकर गए, लेकिन जो मीडिया नैरेटिव है वो खान साहब की पार्टी ने बनाया और मुश्किल डाली हुई थी पूरी गवर्नमेंट को। इनको मुश्किल डालने वाला कोई है नहीं ना, वो नजर आ रहा है क्योंकि वो इतने तितर बितर हैं, तो उनको कोई इफेक्टिव ऑपोजिशन एज सच मिल नहीं रही, और उनकी इस इनएबिलिटी के ऊपर जो है पीटीआई इस वक्त बैंक कर रही है। नाज़रीन यहाँ पे लेते हैं ब्रेक, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो प्रोग्राम को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ब्रीफली बताइएगा, हमारे में टाइम खत्म हो रहा है। देखिए जो मैं शुरू में बात कर रहा था कि ये सारा कुछ तो ठीक है कि गवर्नमेंट में है, इश्यूज चल रहे हैं, कभी अपोजिशन को गिराना है, कभी अपने मामलात को ठीक करना है, लेकिन अगर हम थोड़ा सा एक कदम पीछे रखें और देखें कि भाई तहरीक इंसाफ ने अपने लिए एक इमेज बनाया था कि हम तो बिल्कुल एक और ही लेवल पे आ रहे हैं, और चाहे वो मोरालिटी हो, चाहे वो लीगैलिटी हो, हर हवाले से जो है वो हम एक आम सियासी जमात नहीं है। ये हरकतें करके वो अपने आप को खुद नीचे ला रहे हैं और उन सफों में खड़ा अपने आप को कर रहे हैं जहां पे उन्होंने दीगर जमातों को खड़ा किया हुआ है। तो ये यानी अपने आप को खुद आहिस्ता आहिस्ता दे आर चिपिंग अवे एट देयर ओन स्ट्रेंथ। देखिए नैरेटिव के तौर पे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बड़े कामयाब तरीके से लोगों को ये चीज, ये स्लोगन
सेल किया। लेकिन देखिए हमें उनकी जो मीडिया स्ट्रेटजी और उनके जो अमली इकदाम थे ऑन ग्राउंड, उस पे हमें उनमें वाज़ेह तज़ाद था। और अब चूंकि वो हुकूमत में आए हैं तो ये चीजें मजीद खुलकर सामने आ रही है। अगर 2011 में, 12 में, 13 में, 14 में भी खान साहब की सियासत को ऑब्जर्व करने वाले समझे कि ये जो तमाम दावे कर रहे हैं ये ही मीन्स इट, आई डोंट थिंक सो। जो अमली इकदाम थे उनसे बात नजर आ रही थी। इट्स जस्ट है कि हुकूमत में आके चूंकि स्पॉटलाइट ज्यादा है तो अब महसूस ज्यादा होता है और ये ज्यादा एस्टैब्लिश हुआ। ठीक है, चले, बहुत शुक्रिया मारिया मेमन हमें ज्वाइन कर रही। नाज़रीन, प्रोग्राम खत्म करने से पहले चंद अल्फाज हुकूमत की मीडिया स्ट्रेटजी के हवाले से मैं कहना चाहता हूं, इस उम्मीद से कि इसको तनकीद बराए इस्लाह लिया जाएगा। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि अपोजिशन के खिलाफ बयानिए बनाने में इमरान खान साहब और उनकी जमात जो है वो बहुत हद तक कामयाब रही है। करप्शन और लूट मार के हवाले से जैसे तहरीक इंसाफ ने पीपल्स पार्टी और नून लीग के हवाले से एक तासुर बनाया है कि दोनों जमातें इस तासुर को न सिर्फ खत्म नहीं कर पाई बल्कि शायद उसे कमजोर भी करने में नाकाम रही। इसमें एक काम जो हुकूमत ने किया है और जो अपोजिशन जमातें नहीं कर पाई वो ये है कि एक मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत ने रोजाना की बुनियाद पर एक बयानिया जो है वो हुकूमत जो है वो बनाती है और फिर तमाम तर्जुमानों को उस बयानिए में परो देती है। उससे होता यह है कि उस दिन उस इशू पर सब के सब लोग जो हैं वो एक ही बात कर रहे होते हैं। अपोजिशन को मात देने में ये मीडिया और कम्युनिकेशन की हिकमत अमली जो है वो बहुत हद तक कामयाब रही है। मगर नाज़रीन, यही तहरीक इंसाफ अपने कामों या कारकर्दगी को उजागर करने के लिए बुरी तरह नाकाम रही है। यानी बयानिए से तहरीक इंसाफ मुखालिफिन को तो गिरा सकती है मगर अपने आप को जिताना या बनाना वो करने में नाकाम हो रही है। यह अजीब सा तजाद है। यानी एक तासुर बन गया है मिसाल के तौर पर कि हुकूमत जो है वो नाअहल है। अब इस तासुर को खत्म करने में हुकूमत की ये मीडिया मशीनरी और हिकमत अमली जो है वो बहुत हद तक नाकाम हो गई है। और ऊपर से सबसे ज्यादा अजीब बात, हुकूमत की मीडिया और कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी उन इश्यूज पर भी ढोल नहीं पीट सकती जिन पर कुछ हद तक उसने अच्छा काम किया है। मसलन नाज़रीन, कितने लोगों को मालूम है कि एहसास प्रोग्राम असल में है क्या और किस तरीके से जो है वो पाकिस्तानियों को उससे फायदा हो रहा है। इस प्रोग्राम के ऊपर एक मजबूत बयानिया बनाने में तहरीक इंसाफ फिलहाल नाकाम है। बिल्कुल उसी तरह जैसे वो हेल्थ कार्ड और हेल्थ इंश्योरेंस की बहुत बड़ी कामयाबी को लोगों को समझा नहीं सकी और ना ही उसका वो सियासी फायदा उठा सकी है। किस्सा मुख्तसर ये कि अपोजिशन को गिराने में हुकूमती तर्जुमान अच्छे नंबरों से पास होते हैं और अपने आप को जिताने में और उठाने में बहुत हद तक फेल हो रहे हैं। सोचने की बात है।